फिर ये सीबीटी 2 दोगे तो फिर सीबीटी 1 का एडमिशन क्यों लिया? नहीं भाई, मैं ये तो क्या है, पॉसिबल नहीं है ना इतना। आपके लिए भी पॉसिबल नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं सिंपल, टाइम टेबल में तो कोई नहीं, मैं तो इधर उधर करवा सकता हूँ यदि नहीं है तो, परंतु मैं आपको एक पर्सनल मेरी तरफ से है ही नहीं टाइम, 8 बजे मैथ है ही नहीं, नहीं है। 4 नंबर हॉल में क्लास चलती है, उसमें है ना। हाँ, ओके। तो देखो कि भाई ऐसा है, तो नया बेस तो 1 नंबर हॉल में है, आप तो आज ही आए हो। तो नहीं नहीं, सवाल मेरा ऐसा नहीं है कि भाई 20 तारीख से नया बेस शुरू हुआ, सीबीटी 1 2 दोनों जो भी, वो 1 नंबर हॉल में बैठता है, ठीक है। आप बैठ रहे हो 4 नंबर हॉल में, यानी उससे पहले वाले बेच में आए हो, 6 तारीख वाले। तो टेक्निकल क्लास में आज क्यों है इतना लेट? हाँ, हाँ, ओके। तो दो तरीके हैं, तरीके तो क्या ही लगाओगे भले ही, आप ना सीबीटी 1+2 की 2 महीने 3 महीने आगे के साथ में तैयारी कैसे होगी? देखो दो तरीका मैं, नहीं नहीं, मैं आपको तरीका बताऊं, भले ही ऑनलाइन ले रखा हो, लेकिन आपको खुद को भी तो टाइम चाहिए जो पढ़ोगे रिवीजन करने के लिए, ये बात तो समझो। मैं आपको एक बात हूं, यदि ये सीबीटी 2 देना है आपको, ठीक है, तो आपको 1 2 महीने तक है जो बाकी क्लास है नहीं लेनी पड़ेगी, टेक्निकल वाली लेनी पड़ेगी। मैं आपको इस चीज की जिम्मेदारी दे सकता हूं कि ये जो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग और टेक्निकल वाला भाग है, ये पोर्शन में करवा दूंगा, ये मैं करवा देता हूं। लेकिन मैं आपको मैथ पूरी हो इस एग्जाम के जब भी डेट आए, एग्जाम की डेट 1 महीने बाद भी आ सकती है, तैयार तो रहना ही पड़ता है। 1 महीने बाद है तो मैथ तो नहीं हो सकती, टेक्निकल तो भी होगा, बेसिक साइंस तो भी होगी, ये 100% है। मैथ तो भी नहीं होगी। अब बात है, यदि ये सीबीटी 2 देना है, तो आपकी ये खुद क्लास 4 घंटे की है भाई। कंप्यूटर तक कितने घंटे की होती है? 4। तो ये खुद क्लास 4 घंटे की है, और ये आगे भी 4 ही घंटे रहनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के बेसिक साइंस बाकी है, उनको वो पढ़ूंगा। तो ये क्लास कितने घंटे की रहनी है? 4। तो उसके बाद में मैथ की क्लास होती है, और फिर आप उसके बाद में यदि मैथ की क्लास होती है तो आपको केवल मैथ अभी लेनी है एक्स्ट्रा में। तो फिर आपको मतलब मैथ जीरो पे तो है नहीं ना आपकी, तो 3 नंबर हॉल वाले में बैठ जाओ ना, उसमें वो थोड़ा बेच आगे चल रहा है, वो इसके इसके टाइम टेबल का मैच करवा रहा है। 3 नंबर हॉल वाले बच्चे आते हैं ना, इधर बैठते हैं, आते हैं ना वो 3 नंबर हॉल वाले, तो 3 नंबर हॉल वाले को साथ टाइम मैच करा लो। मैं तो आपको, मेरे तो मैथ ही गले में है, साइंस साइंस और रीजनिंग तो अभी पढ़ी कैसे हो? साइंस रीजनिंग अभी पढ़नी है, तो फिर टेक्निकल नहीं पढ़ पाओगे भाई, टाइम टेबल सेट सारा हो नहीं सकते। ठीक है। हाँ, 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 ठीक है। नहीं, बेस टेक्निकल में एनी टाइम कंटिन्यू पढ़ाता रहूंगा वो। नहीं नहीं, ऐसे ही ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मशीनें पूरी होने के बाद में इधर भी मॉड्यूल 1 वाले जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी 2 घंटे क्लास होगी, स्टार्टिंग वाली वो 1 घंटे चल रही है, वो तो 2 होगी, और 2 वाला 1 होगी। अभी तो क्या मशीन है बाकी, है तो ये 2 घंटे चल रही है, मशीन तो 1 घंटे पढ़ाई नहीं जाती ना, इसलिए। हाँ, दिक्कत नहीं रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं 6 बजे पढ़ा दूंगा, बाकी कोर्स में करवा दूंगा। अब 1 और 2 इसी एग्जाम के लिए साथ में तैयारी में क्या है कि भाई जैसे मान लो 1 और 2 बैच लो तो हम करते हैं, लेकिन वो हम करते हैं 27 वाले के लिए, अगले एग्जाम के लिए तो 1 और 2 करते हैं। अभी के लिए जो बैच होता है वो 2 2 होता है, और 2 2 में हम केवल वही पढ़ाते हैं अभी तो। आपने लिया तो कोई बात नहीं, अभी आप सुबह ले लो टेक्निकल क्लास, ठीक है, और 6 से 7, 7 से 8 आप ले लो गैप, 8 बजे बाद आप वो उस बैच को ले लो, ठीक है। और जैसे आगे टाइम टेबल होगा तो आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, ऐसे कोई टेंशन नहीं। तभी मैंने सोचा आप आए आज हो मैं। हाँ, हाँ,
चलो कोई नहीं कोई नहीं। हाँ भाई, हमने पढ़ा था 3 फेज इंडक्शन मोटर, पढ़ा? ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में आपको अभी जो पढ़ा है उसमें सवालों में कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई है डाउट? कोई कॉन्सेप्ट, कोई पर्सन भी हमने सारे किए थे, एक टाइप के तो हमने सारे न्यूमेरिकल पूरे भी कर दिए थे, उसमें भी कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। बढ़े? बढ़ ही लेते हैं, और तो क्या ही करें। तो न्यूमेरिकल लिखता नहीं कि इधर नोट्स में? ऐसे क्यों करते हो? अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं ऐसे मैंने ये भी नहीं है कि तू लिख ही लिख, मैं तो ये जानना चाहता हूँ क्यों नहीं करते हो, इसमें क्यों नहीं लिखा हुआ है? आपने आज ही नहीं लिखा, लिखते ही नहीं हो इसमें? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तो लिखते हो इसमें? ओके, हमें यही पूछ रहा हूँ। तो आज नहीं लिखा, क्या गैप छोड़ोगे? नहीं भाई, अभी तो जगह छोड़नी पड़ेगी ना। जब मैंने सूत्र यहां लिखा तो न्यूमेरिकल आगे क्यों जाएगा? कोई बात नहीं, जिधर भी लिखना लिख लेना। तो बस ये हमने बेसिक बेसिक देख लिया था। 3 फेज स्टार्ट मोटर स्टार्ट कैसे होती है और उसका क्या क्या मामला है, सब कुछ हमने देखा था, समझा था। और सिंक्रोनस गति देखा था, सिंक्रोनस गति के न्यूमेरिकल हमने सारे किए थे। हाँ यही था ना। उसके बाद चलो अब 3 फेज सिंक्रोनस के न्यूमेरिकल जहां तक हमने किए हैं वहां तक, और जो कल पढ़ा वहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई है डाउट भाई किसी का भी? 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है। 3 फेज मोटर इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट क्यों होती है? क्योंकि घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र है। तो आपने इसको सप्लाई देते हो क्या? बिल्कुल देते हैं। सप्लाई कौन से देते हैं? 3 फेज। आपस में कितना डिग्री फेज अंतराल? 120 डिग्री। सप्लाई किसको देते हो? स्टेटर को। सप्लाई इसको मैं किसको देते हो? स्टेटर को। तो हमारे पास स्टेटर पर वाइंडिंग, हमारे पास आर्मेचर वाइंडिंग होती है? ओके। तो यहाँ पर आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, उस चुंबकीय क्षेत्र जो धक्का देगा घूर्णित वाला, तो रोटर क्या होगा? घूमेगा। और रोटर हमारे पास यदि गति करता है, जिसके कारण रोटर की गति कहो चाहे मोटर की गति कहो, दोनों सेम होती है। क्या इसमें शुरुआत में टॉर्क होता है? होता है। जो सेल्फ स्टार्ट कोई भी मोटर होगी उसमें शुरुआत में टॉर्क होगा। जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी उसका प्रारंभिक टॉर्क 0 होगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो शुरुआत में आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए तो प्रारंभिक धारा क्या होनी चाहिए? कम। इसका मतलब स्टार्टिंग प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। बस इस बात को ध्यान रखना। आगे स्टार्टर पढ़ेंगे ना तो अभी यही कॉन्सेप्ट लागू होगा आगे से। ठीक है ना भाई? चलो, तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये हमारे पास है स्टेटर। हम भाग ही तो पढ़ रहे हैं अभी। 3 फेज इंडक्शन मोटर का भाग पढ़ रहे हैं, तो भाग में ये हमारे पास क्या है? स्टेटर। स्टेटर हमारे पास कौन सा भाग होता है भाई? स्थिर भाग। ठीक है। स्टेटर में जो बाहरी आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? योक, या क्या कहते हैं? बॉडी। ठीक है। योक या बॉडी है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। योक या बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन। ठीक है। और इसमें जो स्टेटर कोर होती है, स्टेटर कोर, स्टेटर कोर है, तो हमारे पास स्टेटर कोर किसकी बनी होती है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों, सिलिकॉन स्टील की बनी होती है, लेमिनेटेड की हुई पत्तियों से ना। सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं भाई? आप कास्ट आयरन की क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें हानियां कम होती है, इसलिए। हानियां कम होने का मतलब है चुंबकशीलता ज्यादा होना।
जितनी ज्यादा चुंबकशीलता बढ़ेगी उतनी हानि कम होगी। सिलिकॉन स्टील की बनी होती है स्टेटर कोर, ठीक है। इस पर वाइंडिंग कौन सी होती है भाई? इस पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इस पर आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी वो अभी मैं लिख देता हूं। वैसे वाइंडिंग में हम पढ़ते हैं कि इसमें स्लॉट बंद होता है, खुला होता है, अभी लिख देता हूं, कई बार पूछ भी ले तो ध्यान रखना। यहां कैसा स्लॉट आएगा भाई? खुला स्लॉट, ओपन स्लॉट होता है, खुला खांचा होता है, क्योंकि ये हमारे पास स्थिर है, ठीक है। अब हमारे पास बॉडी पर हमारे पास टर्मिनल बॉक्स होता है क्या? ठीक है। टर्मिनल बॉक्स में हमारे पास कितने टर्मिनल निकलते हैं? 6। 6 इनपुट लेते हैं ना, इसमें इनपुट देते हैं तो 6, अल्टरनेट में आउटपुट लेते हैं तो भी क्या है? 6। क्योंकि हमें स्टार बनाना, डेल्टा बनाना, तो टर्मिनल बॉक्स में 6 तो चाहिएगा ना, कि भाई स्टार जोड़ना है कि डेल्टा जोड़ना है, ठीक है। ओके, टर्मिनल कितने हैं भाई? 6। अब देखो, ये लेमिनेटेड स्टील कोर, इसमें लिखा हुआ सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से ना, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर। ओके। अब हमारे पास से, अब मैं ये नाम तो क्या लिखूं, इधर ही लिख देता हूं। ये हमारे पास क्या कहलाता है? आई बोल्ट। आई बोल्ट का काम होता है इसको पकड़ के उठाना, ठीक है। ये है हमारे पास प्लेट, कौन सी है? बेड प्लेट, जिसके ऊपर ये टिकाई जाती है ना भाई। तो ये हमारे पास होती है बेड प्लेट, ठीक है। बाहरी बॉडी जो होती है ना, बाहरी आवरण, ये बाहरी आवरण हमें क्या देता है? तो आप कहेंगे बाहरी आवरण से हमें यांत्रिक सुरक्षा मिलती है। बाहरी आवरण से क्या मिलती है? यांत्रिक सुरक्षा। कोई वस्तु आके गिर गई तो मोटर में ये बाहरी बॉडी बचा लेगी भाई, अंदर कोई प्रभाव नहीं आने देगी, तो यांत्रिक सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है। इस पर वाइंडिंग भी कौन सी करेंगे? 3 फेज वाइंडिंग करेंगे। ओके, करो नोट। इसमें स्टार्टिंग टॉर्क हाई और लो होगा। ये क्या होता है हाई और लो दोनों? कैसे होगा? अभी इसमें टॉर्क क्यों होगा? ये तो एक जगह स्थिर रहने वाला है, स्टेटर है, तुम इधर उधर मत करो भाई। स्टेटर में कोई टॉर्क नहीं है, टॉर्क आएगा रोटर में। रोटर में भी आपको देखना पड़ेगा कौन से रोटर में कितना टॉर्क। स्क्विरल केज इंडक्शन में कम टॉर्क, स्लिप रिंग में सबसे ज्यादा टॉर्क। टॉर्क तो रोटर पर डिपेंड करेगा ना भाई। अब क्या एक डेट घूम रही है? 28 जुलाई घूम रही है? क्या घूम रही है आपके? 28 जुलाई है क्या? है रिजल्ट इसीलिए नहीं आ रहा, मैंने कहा वो किताब वाला काम पूरा हो नहीं रहा इसलिए आ नहीं रहा है।
मेरी किस्मत ठीक है, मुझे पता है। अभी एक्चुअल बताऊं क्या, कि एएलपी में सबसे ज्यादा कौन पढ़ते हैं अभी एट ए टाइम? एएलपी की तैयारी में भी सबसे ज्यादा हाईएस्ट पढ़ते हैं बिहार वाले बच्चे, राजस्थान वाले नहीं पढ़ते हैं। हमें जो आंकड़े मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, वो इतना ही है कि भाई कोर्स कौन से स्टेट के ज्यादा ले रहे हैं, किताबें कौन सी स्टेट जा रही है। तो जा रही तो किताबें जितनी भी जाएगी तो उसमें एड्रेस तो जाते हैं ना। तो हमारे हाईएस्ट एड्रेस है जो सारे बिहार के जाते हैं, राजस्थान वाले नहीं जाते। इसका एक तो कारण ये हो सकता है राजस्थान वालों ने हेल्पर के टाइम किताबें ले ली है, तब तो क्या ही किताबें लेनी है। लेकिन दूसरा मामला है। हाँ? है? किताबें सब में जाती है। नहीं। अच्छा, अलग अलग हम नहीं कराते हैं। जैसे हमें आए थे, ऑफर आए थे उसमें, तो ये एस चांद वाले आए थे कि भाई इस किताब को हम रामबाण को हम बांग्ला में लिख के और वो पश्चिम बंगाल में हम बेच देते हैं। ऐसे ऐसे आते हैं ना भाई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बांग्ला चलती है, तो उन्होंने कहा हम ट्रांसलेट करवा देंगे और हम बेच देते हैं। तो उसमें इतना इतना पंट है, तो हमने कहा नहीं, रहना तो हिंदी ठीक अभी तो फिर हमें हमें ये डर है कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई साइन सुइन होके हमारा राइट्स चले जाए, हमारा अधिकार। हम पता चला हमारे पास अधिकार ही नहीं बचा है। तो इस जगह बाकी ऐसा होता है ना, ऐसा कोई भी अच्छी किताब चलते हैं तो ये बड़े जितना भी पब्लिशर हैं जो सब भाषाओं में काम करते हैं वो आते ही हैं, ऑथर के पास तो आते ही है। बहुत बार आते हैं, मीटिंग करते हैं, किताब दे दो, कैसे भाषाओं में चेंज कर देते हैं, इस भाषा में बदल देते हैं। उनके पास तो बड़ी टीम होती है ना भाई साहब, 400 400 500 500 लोग आराम से काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अब एस चांद तो उसमें शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, तो आप सोचो कितनी बड़ी कंपनी है। 1700 करोड़ या 1800 करोड़ का उसका रेवेन्यू है कंपनी का। तो काम भी ऐसे ही तो करती है, ढूंढती है ना। RS अग्रवाल किताब नहीं आती है, एस चांद पब्लिकेशन की थे। वही तो कह रहा हूँ उसका है। ऐसे खुद से नहीं कर सकते ना कई वो ट्रांसलेट ऐसा थोड़ी है कि आप ट्रांसलेट करोगे तो वो आपकी होती है। जैसे मान लो मूवी आपने बनाई हिंदी में, मैं डब कर दूं इंग्लिश में, मूवी मेरी थोड़ी हो गई, मूवी तो आपकी रहेगी ना। मुझे तो पता वैसे ही चल जाएगा, क्योंकि जैसे ही सवाल आएगा बच्चा खुद भेजता है, मुझे कभी नहीं ढूंढना पड़ता। मेरे कोर्स टेलीग्राम पे निकल गए, मुझे कैसे पता चले, मैं खोलता और नहीं हूं, मुझे बच्चे भेजते हैं। तो मैंने कम से कम एक महीने में, पिछले एक महीने में मैंने 150 चैनल टेलीग्राम के डिलीट करवाए। मैं कह रहा हूं, मैंने 150 डिलीट करवाए। लेकिन कितना भी डिलीट कराऊं दूसरे दिन वापस आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं डिलीट कराता कराता मैं थक गया, लेकिन मैंने कहा कि मैं सीधा सीधा मैं भी पढ़ने दूंगा नहीं ऐसे। तो वो क्या है कि 7 दिन बाद टीम वापस चेक करती है, ढूंढती है सारा A to Z सारे कीवर्ड्स लगा के, जो जो मिलते हैं मुझे भेजते हैं। फिर मैं आगे टीम को भेजता हूँ, और वो फिर रात में पता नहीं क्या करते हैं, उसमें ब्लॉग मरवा देते हैं सारे। सुबह वो आ जाता है कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, वो जो भी है आ जाता है। तो ऐसा भी करना पड़ता है। तो पता कैसे चलेगा कि बच्चा मिलते ही बता देता है। और किताब का तुम्हारे बारे में है कि किताब तो जैसे ही कहीं पर आएगी, तो कोई भी होगा दूसरी भाषा में आएगी, तो बच्चों को तो पता चल जाता है ना भाई। भाई जिसमें बांग्ला आती है उसको हिंदी आती है, वो इलेक्ट्रिशियन में तो देखा हुआ होता है, वो मैसेज ही कर देता है। तो किताब इजीली पता चल जाती है। ऐसे तो हमारी किताबें फर्जी छाप के ही बेचने लगे थे, हिंदी में ही, सेम की सेम ही। अब हमें पता नहीं चला, आप बताओ क्या करें। उसमें क्या मामला हुआ था कि ये मामला मामला था 2020 का, लॉकडाउन के टाइम हम 2020 में किताब निकाली थी। तो जयपुर में हम किताब छपवाते थे। तो मार्केट में डिमांड बहुत, मेरे लाइव बहुत आते थे, बच्चे कहते सर किताब आज नहीं आ रही है, कल नहीं आ रही है, हमने किताब लेके आ गए, कमेंट भी बहुत आते थे। लेकिन हमारे गोदाम से किताब जा नहीं रही थी। और मुझे मुझे शक कैसे, एक दिन में पता चलेगा नहीं ना भाई। मैं 10-15 दिन से देख रहा हूँ कि हमारे भाई सेल रिपोर्ट भी तो तैयार होती है, गोडाउन से कितनी किताबें निकली है, ठीक है। तो गोडाउन से तो हमारी किताबें जान नहीं रही है, और बच्चों के पास किताबें पहुंच रही है, वो कह रहे लगातार आ रही है। तो भाई 5-7 दिन 10 दिन तो ऐसे ही देख लिया जाता है कि भाई कोई मार्केट में कुछ किताबें होगी तो वो देते हैं। लेकिन लगातार चलती है ना, तो दुकान वाले भी तो हमसे लगातार लेते रहते हैं। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस होता है, साइकिल घूमती है बराबरी। फिर हमने पता किया तो हमें पता चला कि भाई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे किताब का मामला है। फिर हमने एक स्टेटमेंट दिया और सब कुछ गड़बड़ कर दिया सब कहीं।
हमने दूसरे दिन आके स्टेटमेंट दे दिया कि जो किताब है उसमें अब नया अपडेट आएगा, इसलिए वो पुरानी वाली किताब कोई नहीं ले। तो सबने खरीदना बंद कर दिया। जिसने भी छपाई 2-3 हजार एक्स्ट्रा छपाई थी वो खरीदना सबने बंद कर दिया। हमने 1 महीने में सेकंड एडिशन ले आए, और सेकंड एडिशन जो लेके आए उसमें कुछ चेंजेस करके लाए, और एक लेके आए कोड। इस कोड को लगाओगे तो आपको 5 टेस्ट फ्री मिलेंगे। कोड हमारे एप्लीकेशन के, वो किसी के पास नहीं हो सकते। एक कोड एक बार यूज होगा, दूसरी बार यूज नहीं हो सकता। तो और तो कैसे करेंगे भाई? और तो अब आप ऐसे ढूंढेंगे कैसे? हर हर जगह तो ढूंढ नहीं पाएंगे ना। कहां कहां गोडाउन ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे? पुलिस को लेके घूमेंगे, कॉपीराइट वाले पुलिस को लेके घूमना पड़ता है। लेकिन पुलिस को लेके घूमने जिस जगह गए वेयर हाउस में, वहां किताब मिली नहीं। दूसरी जगह गए, कहां कहां ढूंढोगे? तो एक सिंपल स्टेटमेंट के अंदर हमने ये परिवर्तन करके और दूसरी किताब लेके आए थे कि भाई इसका अपडेट वर्जन लाएंगे। और तो हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं ना भाई। और तो क्या कर सकते हैं बताओ? अभी भी हम क्या इसमें कोड देते ना, एक नई वाले वापस कोड देने लगे, इसमें नहीं दे रहे हैं। नहीं नहीं, इसमें आ रहा है, नई वाली में आ रहा है, वापस कोड आ रहा है। अभी वापस कोड स्टार्ट हो गई मेरे हिसाब से। नई किसी ने ली क्या अभी? नहीं नहीं, वो नहीं। इसमें 3.0 में भी शायद हमने कोड शुरू कर दिए थे, आई थिंक। कोड आ रहा है ना? हाँ कोड। बीच में हमने कोड डालने बंद कर दिए थे। बीच में क्या है कि हमारे अब जो प्रिंटिंग हो रही है उसमें लफड़ा नहीं है। उस समय हमारा टेंशन ये आई थी कि जिससे हम प्रिंट करवा रहे थे ना, उसी ने वही किताब प्रिंट करके दूसरे को दे दी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को। अब पकड़े कैसे? अब तो जो प्रिंटिंग करने वाला हमारा आदमी है जोधपुर में, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, वो जोधपुर से प्रिंट होकर आती है। हाँ हाँ, वो कोड इसलिए दिया था। कोड तो लॉन्च करने का कारण ये था कि वो गड़बड़ी हुई थी किताबों वाला मामला हमारे साथ। और उसमें जैसे क्या है, ऐसे गड़बड़ियां बहुत सारी होती है, हैं? ना नहीं नहीं, उसमें कुछ और आएगा, लेकिन अभी टेस्ट फ्री नहीं आ रहा उसमें। शायद तक 10% कोर्स में डिस्काउंट का कूपन आ रहा है। अभी जो आ रहा है उसमें यही आ रहा है कि आप कोई भी कोर्स या टेस्ट लोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये आ रहा है अभी तो सब में। तो उसमें क्या है कि कई बच्चों को तो 200 रुपए का मिल जाता है 2000 वाले कोर्स में, 1800 कोर्स में 180 का मिल जाता है। किताब आधी तो फ्री हो ही जाती है। बाकी ऐसा होता है। बाकी कारण उसका यही था कि हमारे साथ ऐसा, मतलब ऐसा हर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी मूवमेंट पे हो सकता है। वो तो काम करते हैं तो पता चलता है। अब मैं कई दिन तक तो मैंने कहा टेलीग्राम पे होने दो वायरल, क्या दिक्कत है थोड़ा बहुत। फिर वो ज्यादा होने लगा तो फिर मैंने कहा अब इसको रोक देते हैं। क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड चली, वही टेलीग्राम पे वायरल होने के कारण स्प्रिंग बोर्ड चल गई थी। लॉकडाउन में स्प्रिंग बोर्ड का कोर्स टेलीग्राम पे बहुत चला था। तो लॉकडाउन खुलते ही बच्चे ने बहुत एडमिशन लिया कि एडमिशन इधर ही लेना है, हैं? हाँ भाई। अगला देखो, रोटर। रोटर हमारे पास क्या होता है? जो घूमता भाग है उसे हम क्या कहेंगे? रोटर। तो ये हमारे पास है जो घूर्णित भाग है, ठीक है। घूर्णित भाग क्या कहलाएगा भाई? रोटर कहलाएगा। ठीक। अब पूछा जाए किसका बना होता है? ये लेमिनेटेड स्टील क्रोड से निर्मित या माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? माइल्ड स्टील। ये हमारे पास क्या है? लेमिनेटेड स्टील कोर लिखा हुआ ना भाई, या फिर क्या होता है? माइल्ड स्टील का। ठीक है, ओके। अब जो रोटर है वो हमारे पास घूर्णित भाग है, यानी कि घूर्णन करता है। और इसके घूर्णन करने के कारण ही हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो मेन रोल हमारे पास किसका है भाई? तो मेन रोल हमारे पास रोटर का है। रोटर हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार के। 2 प्रकार हमारे पास कौन से हैं?
पहला तो है स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर। ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है वाउंड रोटर। जो वाउंड रोटर लगा होता है ना, जिसमें वाउंड रोटर लगा होता है, इस मोटर का नाम स्लिप रिंग मोटर होता है। मोटर का नाम क्या होता है? स्लिप रिंग मोटर। स्क्विरल केज का, स्क्विरल का मतलब होता है गिलेरी। क्या होता है? गिलेरी। केज का मतलब होता है पिंजरा। गिलेरी इंडेक्स मतलब प्रारूपी मोटर। गिलेरी पिंजरा प्रारूपी मोटर, यानी कि इसमें जो केज बनेगा ना, वो जो रोटर बनेगा वो गिलेरी के पिंजरे का आकार की तरह बनेगा, इसलिए इसका नाम क्या दिया? स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर। तो कहीं पर आपको गिलेरी पिंजरा भी मिलेगा तो वो भी देख लेना, ये स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर वो भी देख लेना। ठीक है भाई। जो घूर्णित भाग है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रोटर। किसका बना होता है? माइल्ड स्टील का या लेमिनेटेड स्टील क्रोड का, इससे बना होता है। ठीक है। अब देखो कि कोई भी रोटर होगा तो दोनों तरफ इसके पास क्या होती है भाई? एंड रिंग तो होती है। ठीक है। और एक हमारे पास कूलिंग फिन्स होती है। कूलिंग फिन्स का मतलब होता है कि अंदर ये गति करने पर ये इसमें जो उष्मा उत्पन्न होगी, उष्मा को बाहर फेंकना। हम एंड रिंग पर जाली डक्ट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ताकि गर्म हवा क्या निकल जाए? बाहर। तो ये इसमें कूलिंग फिन्स होती है। फिन्स होती है जो उष्मा को बाहर धक्का देने के लिए काम में ली जाती है, वो कूलिंग। और रोटर कहां पर स्थापित होती है? शाफ्ट पर, क्योंकि घूर्णित भाग है तो कहां पर स्थापित होगा? शाफ्ट पर स्थापित होगा। करो नोट। क्या होगा? जवाब नहीं देते हो? बेच लिया बुक लेने, बेच लिया बुक लेने जरूरी है क्या? देखो, जरूरी तो कभी कुछ नहीं होता है। जरूरी न बेच होता है न बुक होती है। यदि आपको बुक चाहिए तो रामबाण बुक लेनी पड़ेगी। वो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेंगे, आपको ये पता चलेगा परीक्षा में सवाल आते कैसे हैं। छोटी मोटर में कार्बन ब्रूस लगा होता है? देखो, कार्बन ब्रूस परिवर्तित नहीं करता। कार्बन ब्रूस परिवर्तित करने में सहायक इसलिए है कि कार्बन ब्रूस वहां से सप्लाई लेके कम्यूटेटर को देगा। परिवर्तन करने का काम कम्यूटेटर का होता है। कार्बन ब्रूस परिवर्तन नहीं कर सकता है। कार्बन ब्रूस करता क्या है कि वो कहता है कि भाई तेरे, मैं यहां पर इसके ऊपर लगा हुआ हूं, तो यहां पर जो सप्लाई आएगी ना, वो सप्लाई को वहां से प्रवाहित करके किसको देगा? कम्यूटेटर को। कम्यूटेटर को हम कहते हैं यांत्रिक रेक्टिफायर। और रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में। तो हमारे पास एसी को डीसी में बदलने का काम कौन करेगा? रेक्टिफायर, यानी कम्यूटेटर। वो यांत्रिक रेक्टिफायर के रूप में काम करेगा। कार्बन ब्रूस नहीं। कार्बन ब्रूस सहायता जरूर कर देता है कि सप्लाई लाने का। कार्बन कैसे करेगा भाई? कार्बन ब्रूस तो ब्रूस है। ब्रूस तो ऐसे लगा होता है, उसके ऊपर पीछे स्प्रिंग होती है, दबाव बना के रखता है। तो दबाव बना के रखता है तो वो घूमता है, तो वहां से जो सप्लाई होती है, उत्पन्न होती है, वो सप्लाई ले लेता है। और सप्लाई लेके बाह्य परिपथ को देता है। बीच में कम्यूटेटर आता है। कम्यूटेटर उस एसी को डीसी में बदल देता है। तो आगे डीसी जाएगी, नहीं बदलेगा तो क्या जाएगी? एसी। बस। कार्बन उसका कहाँ? वहां कम्यूटेटर क्यों लगाते हैं?
जैसे मान लो ये एसी है, एसी में स्लीप रिंग लगी थी, यहाँ कम्यूटेटर को यदि आपको एसी को डीसी में बदलना तो ही लगाओगे। जैसे मान लो चाहे एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, दोनों उत्पन्न सदैव एसी करते हैं। अल्टरनेटर में तो एसी में आउटपुट चाहिए, तो हमें कंप्यूटर काम ही नहीं, एसी उत्पन्न किया, एसी चाहिए आने दो। लेकिन डीसी जनरेटर में क्या उत्पन्न तो एसी हुआ, चाहिए डीसी, तो बीच में क्या लगेगा, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर वहीं लगेगा केवल। हो गया भाई। अगला देखो, ये हमारे पास कौन सा है भाई, अभी कोई नोट नहीं करना, एक बार देख लो ध्यान से। स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर, इसकी संरचना कैसे है, इसके दोनों ओर क्या होती है भाई, एंड रिंग होती है, और वो दोनों ओर एंड रिंग होती है जो छड़ों द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, छड़ों के द्वारा जुड़ी होती है। अब रिंग और छड़ें बनी हुई किसकी होती है, बताओ भाई। पहली बात है कि इसमें छड़ व रिंग किसकी बनी होती है, तो हमारे पास दो प्रकार से मामला है, या तो एल्यूमिनियम की बनाएंगे या कॉपर की बनाएंगे। एल्यूमिनियम की सामान्यतः छोटी मशीन में बना लेते हैं, हल्की मशीन है, ज्यादा दक्षता पूरी चाहिए नहीं। कॉपर की क्या होगी भाई, बड़ी मशीन। ठीक है, और ये जो होती है हमारे पास, इसको यहां पर एंड प्ले, ये जो छड़े हैं इसको आप एंड रिंग से जोड़ा जाता है। जोड़ने की विधि क्या होती है भाई, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग का मतलब ये एक समझ लो कि कठोर सोल्डरिंग की तरह ही है ना भाई। कठोर सोल्डरिंग का तो हिस्सा होती है स्प्लेटर और ब्रेजिंग। आभूषणों को जोड़ते नहीं है, तो वही वैसे जोड़ते हैं। पूरा वेल्डिंग तो करते नहीं है, वेल्डिंग से तो कमजोर जोड़ होता है और सोल्डरिंग से मजबूत जोड़ होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, ब्रेजिंग। ब्रेजिंग विधि द्वारा जुड़ी होती है। छड़ में रिंग दोनों सेम ही धातु की बननी चाहिए, बाई नहीं तो बाई मेटेलिक में जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। एक सेम प्रकार की धातु है तो जोड़ना आसान होता है। अब एल्यूमिनियम को जोड़ते हैं तो सोल्डरिंग वाला विधि हो तो वो एल का भी होती है, कॉपर का अलग है, उसका फ्लक्स भी दोनों का अलग है, तो बाई मेटेलिक जोड़ने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए एक ही प्रकार का मेटल काम में लेना चाहिए। दूसरा मामला, इसमें दोनों ओर रिंग होती है जिसके बीच छड़ें जुड़ी होती है। ठीक है, दोनों ओर रिंग होती है जिसके बीच क्या जुड़ी होती है भाई, छड़ें। ओके, छड़ में रिंग है जो एल्यूमिनियम में छोटी मशीन में और कॉपर बड़ी मशीन में, इसमें दोनों ओर रिंग होती है जिसके बीच में क्या जुड़ी होती है भाई, छड़ें। ठीक बात है। अगला मामला ये है हमारे पास, ओके, अगला मामला ये है कि ये जो हमारे पास छड़ें हैं थोड़ी सी मुड़ी हुई है। आप सीधा ऐसे ऐसे ना ऐसे जोड़ दी, जोड़ने बाद में आपने ऐसे स्क्यूड कर दिया। इसमें छड़ें क्या होती है भाई, स्क्यूड एंटी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास दो प्रकार के दोष होते हैं। इसमें कोगिंग एंड क्राउलिंग दोष होता है। इसमें कौन सा दोष होता है भाई, कोगिंग एंड क्राउलिंग। अब देखो, क्राउलिंग दोष जो होता है, क्राउलिंग क्राउलिंग का मतलब होता है रेंगना। क्राउलिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना। ये जो नाम है उसका अर्थ है, मतलब से नाम याद रहेगा सर, रेंगना। रेंगने का मतलब धीरे चलेगा तेज चलेगा, धीरे। तो जब मोटर की गति धीरे हो जाती है किसी कारण से, तो रेंग रही है वैसे चलेगी, तो उसे हम क्या कौन सा दोष कहेंगे, क्राउलिंग। ये हमारे मूल गति की 1/7 गति हो जाएगी।
जैसे मान लो पहले 700 आरपीएम पे चल रही थी, अब 100 आरपीएम पे चलेगी, तो 1/7 गति, तो वो रहेंगे, वो चल रही ना। तो इसलिए जैसे मान लो आपके पंखा चल रहा है, आपको गर्मी लग रही, पंखा चल रहा है, पंख अपनी गति का 1/7 हो जाए, तो आप क्या कहोगे, ये रेंग रहा है, ये क्राउलिंग। कोगिंग दोष का दूसरा नाम होता है चुंबकीय लॉकिंग। कोगिंग दोष का दूसरा नाम क्या होता है, चुंबकीय लॉकिंग। और कोगिंग दोष को दूर करना है, इस दोष को दूर करने के लिए छड़ों को स्क्यूड किया जाता है। भाई ये है ना इसका, अब ये दोष पहले समझेंगे, आगे जाएंगे। जब हमारे पास स्टेटर में जो खांचे और ये जो छड़ों की संख्या या तो बराबर हो जाए या इनका अनुपात एक पूर्णांक नंबर आ जाए, तो ये क्या एक चुंबकीय लोक में आ जाती है, यानी वो वहीं पर ऐसे ऐसे चलेगी, आगे पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी। तो अब एक लोक में आगे चुंबकीय क्षेत्र का एक लोक कर दिया चुंबकीय क्षेत्र ने, इसलिए इस दोष को क्या कहते हैं, चुंबकीय लॉकिंग। हम कहते हैं लोक नहीं हो, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, एंट दिया। एंट दिया तो इस सिरे पर अलग चुंबकीय गुण आएगा, इस सिरे पर क्या आएगा, अलग आएगा, जिसके कारण ये चुंबकीय लॉकिंग में आएगी नहीं और घूमती रहेगी। तो कोगिंग दोष हम क्या कहते हैं भाई, तो कोगिंग दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए ये जो छड़ों को एंठा जाता है, स्क्यूड किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए छड़ों को स्क्यूड स्क्यूड किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए छड़ों को स्क्यूड किया जाता है। ठीक है, करो नोट। इन छड़ों पर कोई वाइंडिंग होती है क्या, नहीं, एक ये भी लिख दो। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, शॉर्ट में क्या लिखूंगा, SCIM, यही हुआ ना भाई, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। कमेंट का कोई रिप्लाई नहीं करता, कोई तो कौन करे, मैं अकेले करूंगा क्या, कमेंट है क्या उसका। मॉड्यूल 2 की क्लास कब होती है, अभी नहीं होती है। आप थ्योरी की क्लास के 3 घंटे लगाओ, जिससे कोर्स जल्दी हो जाए और हमें रिवीजन का टाइम मिल जाए। तुम चाहो तो पीछे पीछे लास्ट में चलते चलते रिवीजन कर सकते हो।
जैसे जैसे एक चैप्टर होता जाए। आप ऐसा वेट क्यों करते हो कि पूरा सिलेबस होने के बाद में रिवीजन स्टार्ट करोगे? मैं मान लो मशीन में पढ़ा था तीसरे चैप्टर पे आया तो आप पहले चैप्टर से रिवीजन शुरू कर लो। मैं यदि मैंने 10 चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं तो 11वां पढ़ा रहा हूं तो आप बाकी के 10 का रिवीजन करते चलो ना भाई, साथ के साथ ही हो जाएगा। कब से पूछ रहे हैं मॉड्यूल 2 की क्लास कब होती है? मैं कब से ही बता रहा हूं, अब वो नहीं होती अभी। आप रिप्लाई किया करो। अब और कौन सा सवाल बचा है, किसका है? और ले ऊपर और कोई सवाल और रिप्लाई मत कर देता हूँ सारे ही। ठीक है। बुश और बेरिंग का यूज कहाँ होता है? देखो, बेरिंग तो सब जगह लगता है। कोई भी मोटर घूमेगी तो भाई शाफ्ट के ऊपर रोटर टिकेगा तो आपको बेरिंग तो लगाना पड़ेगा, मतलब शाफ्ट एंड रिंग पर टिकेगी तो बेरिंग तो लगाना पड़ेगा। बियरिंग क्या होती है भाई? बॉल बियरिंग लगाते हैं जिसके कारण तो वो घूमती है। साइकिल में भी बेरिंग लगती है। तो बियरिंग तो सब जगह लगेगी, बॉल बियरिंग तो सब जगह लगे, नहीं तो घूर्णन कैसे करेगी? और बियरिंग में घर्षण कम होता है, आप क्या डालते हो? ग्रीस। उसने एक तेल निकल आता है, ऑयल निकल आता है, तो वो करना पड़ता है। देखो अलग अलग प्रकार बुश तो ऐसे है कि बुश अब कौन सा पूछे, कार्बन बुश है या कॉपर का बुश है? हाँ वो बुश बियरिंग कहलाती है। उसका नाम ही बुश बियरिंग है। एक बार जल्दी से कोर्स करा दो बस। कौन सा बैच है आपको? मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड भी दिया हुआ होगा। जल्दी से कैसे होता कोर्स? ऐसे कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? जल्दी से कोई कोर्स नहीं होता। जल्दी से मेरे कोर्स के काम भी तो नहीं आना कुछ, करा भी दूंगा तो क्या काम आ जाता है? अब बताओ, इसके अंदर हमारे पास स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। इसमें प्रॉब्लम एक ही है कि हमारे पास इसमें स्टार्टिंग का प्रतिरोध कम है, इसलिए इसकी स्टार्टिंग धारा पूर्ण धारा की 5 से 6 गुना है। जब स्टार्टिंग में धारा ज्यादा है तो टॉर्क क्या होगा? कम। सबसे कम टॉर्क किसका है? स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का। ठीक है। इसमें स्टार्टिंग धारा पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना होती है। इसका स्टार्टिंग प्रतिरोध निम्न होता है। अतः इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा? निम्न। कम कह दो या निम्न होता है। प्रतिरोध कम होगा तो टॉर्क कम होगा स्टार्टिंग का। स्टार्टिंग प्रतिरोध ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगा। आगे हम देखेंगे टॉर्क का सूत्र तो प्रतिरोध का ही संबंध आएगा। प्रतिरोध यदि ज्यादा है स्टार्टिंग में तो टॉर्क क्या होगा? ज्यादा। प्रतिरोध कम है तो टॉर्क क्या होगा? कम। ये लिखो। इसमें तो केवल कॉपर के छड़े हैं शॉर्ट सर्किट, तो यहां पर स्टार्टिंग टॉर्क मतलब स्टार्टिंग प्रतिरोध कम ही है। 6 बजे रजिस्ट्रेशन वाली क्लास को लाइव कर दीजिए सर, जिससे हमारा भी सब रिवीजन हो जाए। पढ़ा हुआ पहले वाला है उसको पढ़ लिया करो, इंटू 2 की स्पीड करके पढ़ लिया करो, 1.5 की जल्दी पढ़ लोगे।
अब ये कौन रह गया? अजय भाई, इसने कहा मेरा जवाब नहीं दिया, इसका भी सवाल बता दूं। सर जी, रेलवे टेक्नीशियन 3 का नया बैच चल रहा है क्या? हाँ जी, चल रहा है। ऐसे जवाब नहीं दिए जाते हैं भाई ज्यादा, मैं अभी आपको दे दिए हैं। बाकी कमेंट करके छोड़ दिया करो, यदि आपका टॉपिक से रिलेटेड पर्सन होगा तो जवाब दिए जाएंगे। अभी तक मैंने जितने भी जवाब दिए टॉपिक से कोई संबंध था नहीं। क्यों भाई? हो गया भाई? ओके। इसमें स्टार्टिंग धारा का मान पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना होता है। इसका स्टार्टिंग प्रतिरोध निम्न होता है, तो इसमें स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा? निम्न। अगला हमारे पास है डबल केज इंडक्शन मोटर, है ना भाई? ये पहले का क्या है था? सिंगल केज ही था ना वो तो। इसको केज तो सिंगल केज है, अब डबल केज है। अभी लिखना कुछ मत भाई। स्क्यूरल की स्पेलिंग क्या है भाई? SQUIRRL। तो यानी कि दोहरी पिंजरा प्रारूपी के मोटर के बारे में पढ़ रहे हैं ना भाई? अब मुझे बताओ कि आपके पास सिंगल केज वाला था तो आप डबल केज क्यों बना रहे हैं? तो आप कहेंगे सिंगल केज में प्रॉब्लम आ गई थी। क्या प्रॉब्लम आई? स्टार्टिंग टॉर्क ही ज्यादा नहीं है। और जब हमारे पास कुछ पे कई जगह पर स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है तो वहां पर आप स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर काम में ले सकते हैं क्या? नहीं। तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है तो प्रतिरोध को बढ़ा दो, प्रतिरोध बढ़ाओगे तो टॉर्क भी। तो हमारे पास कंट्रोल क्या करना? प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। प्रतिरोध को बढ़ाते तो हमने क्या कर दिया? दो केज लगाया, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला। बाहर वाला जो केज होगा उसका प्रतिरोध क्या रख देंगे? ज्यादा। तो स्टार्टिंग में तो बाहर वाला केज काम करेगा, प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। और उसके बाद में जैसे रनिंग होगी तो बाहर वाले केज को क्या कर देंगे? डिस्कनेक्ट। अंदर वाला केज से चलती रहेगी। तो हमारे पास इतना ही काम है। इसलिए जो वाइंडिंग स्थापित कर रहे हैं, पहले इसका संरचना देख लो भाई। ये हमारे पास कौन सा है भाई? इनर केज। ठीक है। इनर केज में हमारे पास अधिक गहराई में स्थापित है। अधिक गहराई में स्थापित है। और अधिक गहराई में स्थापित होता है तो हमारे पास इंडक्टेंस का मान क्या होता है? ज्यादा। अधिक गहराई में स्थापित है तो किसका मान ज्यादा होगा? इंडक्टेंस का। कैसे पता? सिंगल फेज मोटर में हमने लिखा था। हमने सिंगल फेज मोटर नहीं लिखा था कि हमारे पास दो प्रकार की वाइंडिंग है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है, मुख्य वाइंडिंग। जो हमारे पास मुख्य वाइंडिंग वो अधिक गहरे में स्थापित है, अधिक गहरे में स्थापित है तो उसकी इंडक्टेंस का मान क्या था? उसमें ज्यादा। ठीक है। दूसरा हमारे पास लिखते हैं इसमें, ये तांबे से निर्मित है। किससे निर्मित है भाई? तांबे से निर्मित। तांबे से निर्मित है तो प्रतिरोध क्या होगा भाई? कम। तांबे की बनी तो प्रतिरोध क्या है? कम। ये तो इनर केज का खेल। दूसरा कौन सा केज होगा भाई? बाहर वाला, तो इसे क्या कहेंगे? आउटर केज। बाहरी पिंजरा। ठीक है।
ये हमारे पास क्या होता है, कम गहराई में स्थापित है। यदि कम गहराई में स्थापित है तो इंडक्टेंस का मान हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, कम। और बनी हुई किसकी है, पीतल से। पीतल से निर्मित है, और पीतल से निर्मित है तो हमारे पास प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा। ठीक है भाई। तो हमारे पास आउटर केज है, बाहरी पिंजरा प्रारूप, कम गहराई में स्थापित है तो एक्स का मान कम, पीतल से निर्मित है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा। और ये हमारे पास कौन सा है भाई, इनर केज का। ठीक है, यहां तक कोई तकलीफ किसी को नहीं। ठीक है। डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर दोहरी पिंजरा प्रारूपी मोटर है। तो ये हमारे पास इसका फायदा हुआ कि बाहरी पिंजरा है जिसका प्रतिरोध का मान ज्यादा है, और प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, ज्यादा। स्टार्टिंग में बाहरी केज के कारण प्रतिरोध का मान उच्च होता है, अतः इसका टॉर्क भी उच्च है। करो नोट। डबल केज का फायदा तो यही हुआ ना भाई, एक आपने केज एक्स्ट्रा बनाया तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, जैसे स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ गया, बाकी हमने कुछ नहीं बढ़ाना है। आउटर केज हाई रेजिस्टेंस बार, इनर केज लो रेजिस्टेंस बार, लिखा हुआ भी इसमें फोटो में भी। हम रोटर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये रोटर लगाने वाले मोटर को ये कहते हैं, है तो डबल स्क्विरल केज इंडक्शन रोटर है ये तो। जो रोटर का नाम है वही मोटर का नाम जाता है।
हो गए भाई? ओके। तीसरा हमारे पास है ये तो स्टार्ट रह गए। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, SRIM। अभी ध्यान से आप ये देखना, इसमें वाउंड रोटर का उपयोग किया जाता है। वाउंड रोटर का मतलब है रोटर के ऊपर वाइंडिंग को लपेटा हुआ है। वाउंड का मतलब ही क्या होता है? लपेटना। इसका मतलब क्या होगा? रोटर पर वाइंडिंग लपेटी हुई है। दूसरा मामला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, इसमें वाउंड रोटर का प्रयोग करते हैं। अब ऐसा होता है कि भाई ये हमारे पास मान लो यहाँ वाउंड रोटर है और इसके ऊपर जो भी वाइंडिंग लपेटी है। अब यहाँ पर जो शाफ्ट लगी होती है ना, इस शाफ्ट के ऊपर लगी होती है स्लिप रिंग। शाफ्ट के ऊपर क्या लगी होती है? स्लिप रिंग। और जो स्लिप रिंग होती है, हम आगे देखेंगे स्टार्टर में, ये 3 फेज रियोस्टेट से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? 3 फेज रियोस्टेट से। तो प्रारंभ में यहां पर हम धारा क्या रखते हैं, मतलब इसमें प्रारंभ में यहां प्रतिरोध क्या रखते हैं? ज्यादा। प्रारंभ में प्रतिरोध क्या रखते हैं भाई? ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया। अब प्रारंभ में प्रतिरोध क्या है? ज्यादा। जैसे जैसे इसको घुमाऊंगा, तीनों का प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा कि नहीं होगा? तीनों का प्रतिरोध क्या होगा? कम। तो ये हमारे पास स्लिप रिंग का केस है। तो इस ये हमारे पास कौन सी मोटर कहलाएगी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। रोटर कौन सा लगाता है? वाउंड रोटर। वाउंड रोटर है तो इसके अंदर भी क्या हमारे पास लपेटी हुई है? वाइंडिंग। इससे प्रतिरोध की स्टार्टिंग प्रतिरोध का मान क्या होता है? ज्यादा। स्टार्टिंग में प्रतिरोध का मान ज्यादा है तो इसका टॉर्क क्या होगा? सबसे अधिक। इसका टॉर्क सबसे अधिक होता है क्योंकि 3 फेज रियोस्टेट के कारण स्टार्टिंग प्रतिरोध का मान उच्च होता है। इसमें कितनी स्लिप रिंग होती है भाई? 3। करो नोट। इसमें 3 स्लिप रिंग होती है। वाउंड रोटर कह दो, स्लिप रिंग रोटर कह दो, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर कह दो।
अभी फाइनल नहीं है ना, कैसे बताऊंगा। एक तो तू रेगुलर आया कर। कल कब आया? हाँ, कल ही बताया मैंने इसके बारे में। इसके बारे में मैंने कल ही बताया भाई, टेस्ट के बारे में। तभी तो मुझे पता चला तुम नहीं आया है, क्योंकि वापस सवाल तुमने ये पूछा है। ये तो मैंने कल ही बताया था। स्लीप रिंग किसकी बनी थी? फोस्फोरस ब्रोंज की। किसकी बनी होती है? फोस्फोरस ब्रोंज की बनी होती है। एक लाइन लिखना भूल गए, एक लाइन लिख लो, मैं बोल देता हूं इसमें। इसमें रोटर पर स्टेटर की तरह ही वाइंडिंग स्थापित की जाती है। इसमें रोटर पर स्टेटर की तरह ही वाइंडिंग स्थापित की जाती है। यह वाइंडिंग सामान्यतः स्टार संयोजन होती है। स्टार संयोजन, स्टार स्टार वाइंडिंग, स्टार संयोजन होती है। सामान्यतः कौन सी वाइंडिंग करते हैं? स्टार करते हैं, डेल्टा करते हैं, स्टार करते हैं। ठीक है। अब आता है थ्री फेज। इसमें इंडक्शन मोटर में हानियां कौन सी होती है? ठीक है। क्या हुआ? तेरे कोई गड़बड़ हो गई है? ये सबको पूछ रहा है, गर्मी लग रही है कि गर्मी है नहीं इतनी। पहले तो खुद ने खोले बटन, फिर अंदर फूंक दे के हवा दे रहा है। हाँ, तो फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम होगी। इतनी तो सुबह सुबह इतनी तो गर्मी भी नहीं है जितनी तुझे ऐसे बटन खोल कर फूंक देनी पड़े। इतनी गर्मी थोड़ी है भाई। देख, गर्मी ज्यादा लगती तो तेरे पसीना आता। दिख क्यों नहीं रहा? भाई घिस के भी गर्मी लगे, गर्मी लगेगी तो पसीना तो आएगा। पंखा ऊपर लगा, पंखे के नीचे बैठा है, पता नहीं क्या है मतलब है। अब है ना, आप कोई कुछ नहीं लिखे, थोड़ा सा समझ लें कैसे कैसे हानियां हो रही है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई प्रदान करोगे। ठीक है। स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई प्रदान करोगे। सप्लाई प्रदान करोगे किसको? स्टेटर को तो करोगे, और किसको करोगे? तो आपके यहां पर ये मान लो कि यहां पर कुछ हानियां होगी, स्टेटर में हानियां। स्टेटर में हानियां होगी कि नहीं होगी? कुछ हानियां कौन सी होगी? ताम्र हानि एवं लोहा हानि। कॉपर वाइंडिंग है, सिलिकॉन स्टील की क्रोड है, लोहा हानि। तो ये हानि कहां पर होगी? स्टेटर में। तो इसे हमने कह दिया स्टेटर में हानियां। जो स्टेटर में हानियां हुई है, उसके बाद में जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का गुण किसको जाएगा? रोटर को। भाई स्टेटर से हमारे पास मान लो कि पावर है 100 वाट। 100 वाट में 5 वाट का लॉस हो गया, तो बताओ रोटर को कितना गया? 95। ठीक है। तो ये हमारे पास किसको जाएगा भाई? रोटर को। ठीक है। अब यहां पर जो होगा वो रोटर को इनपुट शक्ति होगी। होगी कि नहीं होगी? रोटर की हानि तो बाद में होगी, पहले रोटर की इनपुट शक्ति तो आएगी। रोटर की इनपुट शक्ति, या आप
एयर गैप शक्ति, एयर गैप पावर भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई देखो स्टेटर से रोटर के बीच में गैप है कि नहीं, वायु अंतराल है कि नहीं है, तो इसमें एयर गैप पावर कहो या रोटर की शक्ति कहो, एक ही बात है। या आप क्या कह देंगे, या एयर गैप शक्ति। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पीजी से। किसे डिनोट करते हैं, पीजी से। एयर गैप को पीजी से डिनोट किया। जो आपने रोटर के अंदर काम हुआ, तो आपने रोटर में शक्ति कितने, इनपुट कितना दिया भाई, पीजी। ठीक है, तो रोटर में इनपुट पीजी दिया, रोटर में हमारे पास कौन सी हानि होगी, ताम्र हानि। रोटर में ताम्र हानि, चाहे वो छड़े हैं, स्क्विरल केज वाली तांबे की बनी, तो कौन सी हानि है, ताम्र हानि। ताम्र हानि होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, पी कॉपर। ठीक है, सही बात है। अब भाई रोटर को आपने सप्लाई कितनी दी है, एयर गैप शक्ति। सबसे पहले आपने सप्लाई किसको दी, स्टेटर को। स्टेटर को मान लो 100 वाट दी, 100 में से कुछ हानियां हो गई स्टेटर में, ताम्र हानि और लो हानि, बाकी पावर किसको जाएगी, रोटर को। जब रोटर है तो रोटर क्या 100% दक्ष है क्या, नहीं, तो कुछ तो रोटर में हानि होगी, कौन सी, ताम्र हानि हुई। ठीक है, बाकी शक्ति किसको जाएगी भाई, यांत्रिक शक्ति। बाकी शक्ति कौन सी होगी, यांत्रिक, यांत्रिक शक्ति। अब ये कहेगा भाई रोटर में जो तांबे की हानि होगी, बाकी जो पावर बची उसके कारण तो घूमेगा कि नहीं घूमेगा। ठीक है, यांत्रिक शक्ति पीएम है, मैकेनिकल पावर, तो ये क्या होगी, आप कहेंगे पीजी माइनस पी कॉपर। मैंने रोटर को 95 दिया, 95 से 2 वाट तांबा की हानि के कारण लॉस हुआ, तो घूमने के लिए आगे शक्ति गई कितनी, 95 से 2 और घटा दो, 93 गई। भाई मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं कि मेरे पास, बिना तो ऐसे समझ में नहीं आएगा ना भाई, मेरे पास यहां से मैंने 100 वाट दिया, 100 वाट में ये हानि कितनी हो गई, 5 वाट। 5 वाट हो गई तो रोटर की इनपुट शक्ति कितनी गई, 95। 95 में गई तो 95 में रोटर में ताम्र हानि कितनी हो गई, 2 वाट। तो बताओ आगे कितनी जाएगी, 93। यहां तो कोई कंफ्यूजन है क्या, ये तो सिंपल प्रोसेस है। आप सप्लाई दोगे किसको, स्टेटर को। स्टेटर में हमारे पास क्या होती है, वाइंडिंग स्थापित होती है, सिलिकॉन स्टील की क्रोड होती है, तो लोहा हानि और तांबा हानि होगी कि नहीं होगी, होगी। बाकी जो शक्ति है किसको जाएगी, रोटर को। रोटर को शक्ति बोलो या एयर गैप शक्ति बोलो, एक ही बात है, क्योंकि बीच में क्या होता है, वायु अंतराल, और वायु अंतराल के कारण ही रोटर को जाएगी। भाई स्टेटर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हुआ, तभी तो रोटर घुमा, तभी तो रोटर को पावर गई, तो रोटर को शक्ति गई। अब रोटर को शक्ति कारण रोटर घूमेगा, ठीक बात है, लेकिन घूमेगा उससे पहले देखो रोटर में हमारे पास रोटर बना हुआ किसका, कॉपर का। कॉपर की छड़ है ना, तो बताओ तांबा की हानि होगी कि नहीं होगी, होगी, चाहे भले कम हो, होगी तो सही। बाकी जो शक्ति है वो इसको क्या करेगी, घुमाएगी। तो बताओ हमने जो एयर गैप शक्ति में से कॉपर हानि हटाएंगे तो यांत्रिक शक्ति बचेगी कि नहीं बचेगी। ठीक है, ओके, यहां तक कंफ्यूजन है किसी को। अब यांत्रिक शक्ति का मतलब है घूमने लगा, जैसे ही घूमने लगा तो बताओ कौन सी हानि आएगी, घर्षण हानि। जैसे घूमने लगा कौन सी हानि आएगी, घर्षण हानि आएगी। तो बताओ शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति कितनी होगी, तो आप कहेंगे शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति होगी हमारे पास यांत्रिक शक्ति माइनस घर्षण हानि, पीएम माइनस घर्षण हानि। जो यांत्रिक शक्ति आ रही है उसमें से तो जो घूमने के कारण, बेरिंग के कारण घर्षण होगा कि नहीं होगा, उसको घटा दोगे तो बाकी हमारे पास शक्ति कहां पर मिलेगी भाई, शाफ्ट पर। शाफ्ट पर शक्ति क्या मिलेगी, जो यांत्रिक शक्ति है उसमें से घर्षण हानि तो घटेगी। अब बताओ कोई हानि ऐसी है जो नहीं बाकी रह गई, हमने नहीं की है, सब कर ली। सबसे पहले सप्लाई पूरी पूरी किसको दी, स्टेटर को। स्टेटर में हानि हुई, बाकी सप्लाई किसको गई, रोटर को। ठीक है, रोटर में हानि हुई तो आगे सप्लाई कौन सी बन गई, यांत्रिक। अब यांत्रिक हानि मतलब घूमेगा, घूमेगा क्या होगा, घर्षण, तो घर्षण हानि भी होगी। तो शाफ्ट पर शक्ति क्या होगी, यांत्रिक शक्ति में से घर्षण हानि को घटाओ, बाकी शक्ति कहां मिलेगी, शाफ्ट पर।
तो शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति क्या होगी, पीए माइनस घर्षण हानि। अब ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो इसको लिख लो। क्या हुआ, कंफ्यूजन है क्या इसमें? इसके अलावा तो मैं क्या लाइन वाइज बताऊंगा भाई, पूरी लाइन वाइज ही बता दिया। कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इसके न्यूमेरिकल भी तो थे ना, पहले फोटो नहीं थे तेरे पास इसके न्यूमेरिकल के? अब देखो वापस, इस स्टेटर को आपने सप्लाई दी, इस स्टेटर को सप्लाई दोगे तो इस स्टेटर में कुछ हानियां होगी। हानियां होने का कारण, एक तो इस स्टेटर की वाइंडिंग है और एक स्टेटर की कोर है। तो उसकी हानि के बाद में हमारे पास स्टेटर बाहर वाला अंदर क्या है, रोटर है। बीच में क्या आया भाई, एयर गैप आया कि नहीं आया? तो इसे एयर गैप शक्ति को या रोटर की इनपुट शक्ति को, बात एक ही है। रोटर पे हमारी सप्लाई गई, रोटर पे सप्लाई क्या गई, पीजी। जो रोटर पे सप्लाई जाएगी तो रोटर भी तो किसका बना है, कॉपर के शॉर्ट सर्किट छड़ों का बना हुआ है, तो तांबा की हानि होगी। तो जो रोटर की शक्ति में से ताम्र हानि घटोगे, बाकी शक्ति क्या होगी, रोटर को घुमाने के लिए चाहिए यांत्रिक शक्ति। तो यांत्रिक शक्ति के कारण ये घूमने लगा, घूमेगा तो क्या होगा, घर्षण। तो वो घर्षण हानि भी होगी। घर्षण हानि को यदि माइनस कर दोगे यांत्रिक शक्ति में से, बाकी शक्ति कहां पर मिलेगी, शाफ्ट पर। यही मामला है कि नहीं है? ओके। अब देखो ये आप, कि हमारे पास कॉपर हानि जो होती है ना, वो I²R होती है। क्या होती है? और ये जो हमारे पास हानि होती है,
ये होती है हमारे पास आई स्क्वायर गुणा आर बट्टा एस। एस क्या है? स्लिप। इनपुट शक्ति क्या होती है? आई स्क्वायर आर बट्टा एस। ये लिखो। और यही तो अब खेल है, बाकी तो मैंने पहले कहानी समझाई। ये अब काम तो सिर्फ इनका ही है इसका और इसका, और है क्या? खेल यही है। मिल गए? एस मतलब स्लिप। एस स्लिप। एस एन एस माइनस एन आर बटा एन एस। एस स्लिप। स्लिपंस। हो गया भाई। अब देखो ध्यान से कि भाई अब लिखना कोई मत, थोड़ा सा समझ लो। पी कॉपर क्या है? तो आप कहेंगे आई स्क्वायर आर। ठीक है। पी जी क्या है? तो आप कहेंगे आई स्क्वायर इंटू आर बटा एस। यही है। तो यानी कि मैं एस इधर ले जाऊं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एस गुणा पीजी बराबर क्या बढ़ेगा भाई? आई स्क्वायर आर बनेगा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एस गुणा पीजी बराबर क्या बन गया भाई? पी कॉपर। आई स्क्वायर आर तो पी कॉपर है ना। ठीक है। अब देखो मेरे पास पहले था पीजी अनुपात पी कॉपर अनुपात पी एम लिख दूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे पीजी की जगह पीजी लिख दिया मैंने। पीजी की जगह क्या लिख दिया भाई? पीजी। ठीक है। पी कॉपर की जगह मैं लिख दूं एस पीजी। सही है गलत है? और पीएम की जगह क्या लिखो? पीएम होता है पीजी माइनस पी कॉपर। पीजी माइनस, तो पीजी लिखोगे। और पी कॉपर का मतलब होता है एस गुणा पीजी। सब में ले लेते हैं पीजी कॉमन। तो क्या आएगा? एक अनुपात एस अनुपात वन माइनस एस। आएगा कि नहीं आएगा? यही बनेगा। ठीक है। आपको इसमें क्या पूछा जाएगा कि भाई एक तो ये पूछ लेते हैं पी कॉपर और पीजी का अनुपात क्या है। तो पी कॉपर बट्टा पीजी तो हो जाएगा एस अनुपात एक। पीजी अनुपात पी कॉपर का होगा तो एक अनुपात एस। चाहो तो आप यहीं से देख लो। और इसके आधार पर न्यूमेरिकल होते हैं। बस ये सूत्र ध्यान रखना पड़ता है। एक पी कॉपर का ये होता है, पीजी का ये होता है। इसी से तो बना है। करो नोट। लगा दे। पीजी तो पीजी है खुद। भाई पीजी को पीजी लिख दिया। मैंने पीजी को पीजी लिखा, गलत लिखा सही लिखा? पहले ये बताओ आप। पीजी तो पीजी है। मैं पीजी को पीजी लिख सकता हूं, ये गलत है? आपका नाम जो है वो वही लिखूंगा, गलत थोड़ी ना है। पीजी तो पीजी लिखा। पी कॉपर को पी कॉपर लिखूं या पी कॉपर बराबर एस गुणा पीजी लिखूं, एक ही बात है। मैंने एस गुणा पीजी लिख दिया। ये पीजी क्यों लिखा? मुझे पता पीजी कट जाएंगे। पीजी बर, हाँ ये है। ये रखूं? हाँ। देखो पी कॉपर बराबर तो आई स्क्वायर आर होता है, पी जी बराबर सूत्र होता है आई स्क्वायर आर बटा एस।
उसी से ये बना है एसपीजी, इसी को तो सॉल्व करके आए हैं। ये आई स्क्वायर आर लेके आऊंगा तो और पूरा लगेगा इधर। अब ये क्यों वो रखा, वो तो कुछ उत्तर नहीं होगा ना, क्योंकि कई बार आप गणित पढ़ते हो कहते हैं भाई ऊपर नीचे दिए गए समीकरण को 5 से गुणा करने पर करना पड़ता है ना, वो तो उत्तर निकालने के लिए जो करना पड़ता है, अनुपात निकालने के लिए करना ही पड़ता है। लगो लगो। बस बस लोक है, लोक है। हाँ भाई, इस सवाल का उत्तर क्या है? तुम बताओ। यूपीआरवीएनएल का सवाल है। सी, डी। सही है भाई। अरे डी होगा ना भाई। ये क्या पूछा? पी कॉपर, पी कॉपर बराबर एस गुणा पीजी, आया कि नहीं आया? ये रोटर का पावर इनपुट क्या है? पीजी। एस क्या है? स्लिप। ये देखो, पी कॉपर बराबर एस गुणा पीजी। ये रहा। अगला सवाल तुम और बताओ, ये तुम्हारे यूपी के सारे सवाल इकट्ठा करके लाए हैं। तो आएगा। देखो, वायु अंतराल शक्ति पीजी है। पीजी कितना दिया भाई? 20 किलोवाट। और यांत्रिक शक्ति है पीएम। पीएम बराबर क्या दिया? 6 किलोवाट। पूछा गुणक ओमिक लॉस। ओमिक लॉस मतलब रोटर का ही है ना। रोटर का ओमिक लॉस कौन सा है? पी कॉपर। पी कॉपर को तो तांबे की हानि मानी है। ठीक है। तो आपके पास ये था कि पी एम बराबर पीजी माइनस पी कॉपर। पी एम कितना है भाई? 6। पीजी कितना है? 20 माइनस पी कॉपर कितना आएगा? पी कॉपर 14। अरे आ जाएगा ना 14 भाई। उसी से तो किया मैंने। ये क्या है? गुणिक ओमीय हानि। गुणिक मतलब रोटर में ताम्र हानि, तांबे के कारण हानि, तो ओमी हानि है। आर के कारण आ रही है नहीं आ रही है? हाँ, अब सीधा 5120 मत कर देना, हो सकता है 5320 आ जाए उत्तर। हो ही सकता है, होने में तो क्या ही मैं क्या कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ।
जो जो दिया गया लिख दो, जो मैंने डायग्राम बनाया उसको देख लो, स्टार्टिंग वाले को। आ गया कितना? सी। चलो भाई ठीक है सी। ये क्या है? 4800 वाट क्या है ये बताओ। रोटर पर। और रोटर पर जो शक्ति है, इनपुट शक्ति रोटर पर दे रहा है कि ये हमारे पास मोटर इतने वाट विकसित करता है, इतने वाट विकसित करता है, इतना वाट विकसित करता है, तो ये पीएम हुआ ना, मैकेनिकल पावर हो गई ना, यांत्रिक शक्ति है। इतने वाट विकसित करने का मतलब कौन सी शक्ति है? यांत्रिक शक्ति है। भाई यदि कोई मोटर कहे ये मोटर इतने वाट विकसित कर रही है, तो इसका मतलब कौन सी शक्ति है? यांत्रिक। रोटर की इनपुट शक्ति थोड़ी है। ये तो रोटर में इनपुट के बाद में, रोटर की हानि के बाद में विकसित हुआ है, तो ये तो मैकेनिकल पावर हुआ। तो चलो ध्यान से देखो एक सवाल को, इसको। स्टेटर की हानि दी हुई है, पीजी। पीजी में क्या है भाई? रोटर की शक्ति है कि नहीं है? ठीक है। स्टेटर इनपुट माइनस स्टेटर हानि कर दूं, ये समझ में आया कि नहीं आया? बहुत गहरी बात लिखी। क्या गहरी बात लिखी? पहली लाइन यही है, डायग्राम देखो। डायग्राम पहली लाइन ये दी हुई है कि स्टेटर में सप्लाई दी, स्टेटर में सप्लाई दी, उसमें स्टेटर हानि हुई, बाकी बची हमने किसको दी? रोटर को। तो पीजी तक पहुंचेगा, तो हमने यही तो इसका एग्जांपल लिया था। इसमें कौन सी बड़ी बात ली थी? हमने लिया था कि यदि ये 100 है, ये 5 लॉस होगा, तो यहां कितनी जाएगी? 95। यही तो लिया हमने, था कि नहीं था? तो ये 95 कब आएगा? 100 माइनस 5। 100 क्या है? स्टेटर की इनपुट शक्ति, और 5 क्या? स्टेटर की हानि। तो ये तो ठीक है। अब देखो कि आपके पास स्टेटर की हानि दी हुई है 320। स्टेटर की इनपुट शक्ति तो पूछी है, स्टेटर की इनपुट शक्ति कितनी है ना? पूछा क्या आपको? स्टेटर का इनपुट। कब बताओगे? जब आपके पास क्या होगा? पर खेल इतना ही अटका हुआ है कि नहीं है भाई? ये तो आपको दी हुई है, ये आपको पूछी हुई है, तो आपको चाहिए क्या? पीजी। और ये क्या है? पीएम। पीएम है तो पीजी आएगा नहीं क्या? अरे भाई आप अनुपात वाली लाइन देखो, पीजी अनुपात पीएम देखो, 1:1 माइनस एस होगा कि नहीं होगा? अरे देख लो, कॉमन लेगा। तो पीजी बटा 1 बराबर क्या हो जाएगा? पीएम बटा 1 माइनस एस। ठीक है, ये सूत्र भी पूछा हुआ है, ऐसा ऐसा सूत्र पूछा हुआ है, चेक कर लो कॉपी में कि इसमें बुक में पड़ा है, सीधा सीधा। अब देखो पीजी का मान निकालना, पीएम का मान कितना है? 4800 है कि नहीं है? 1 एस का मान ज्ञात करना है। और कल हमने सारी एस ही तो निकाली थी पूरी, यहां से एस नहीं निकलेगा क्या? एस बराबर एनएस। एनएस 4 दूर 50 हट जाए तो 1500 आता है, माइनस 1440 बट्टा 1500। कल बहुत निकाले थे हमने ये, तो ये हमारे पास 4/100.04 आया। चेक कर लो, कल बहुत निकाला ये।
तो 0.04, 0.04 का मतलब हो गया 4800 में भाग किसका दोगे? 0.96 का। 96 का भाग दोगे तो कितना आ गया? 5000। कितना आया? तो यह पीजी का मान कितना हो गया? 5000। बताओ इस स्टेटर का इनपुट कितना हुआ? 5000 प्लस 320, 5320। भाई इधर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। कंफ्यूजन है पीजी लाएं कैसे। तो पीएम दिया हुआ है, पीजी लाना है, तो पीएम और पीजी का अनुपात देख लो क्या है। इसके लिए तो यही सूत्र लगेगा। एस का मान कल हमने बहुत निकाला था 1440। ये 4 दूर 50 हट तो 1500 आएगा। 2 दूर 50 हट होता तो 3000 आता। 6 दूर 50 हट होता तो 1000 आता। हमने कल ये किया ना भाई। तो ये तो सीधी सीधा आंकड़े याद होगे, नहीं होगे तो वापस निकाल लो। 0.04 अब भाग दे, तो भाग तो देना आता होगा। पॉइंट हटाए 2 जीरो आया, 96 का भाग दिया 4800 में, 50 50 का आगे 2 जीरो, 5000 हो गया भाई बस। तो कहां 5120 है? 5120 सबको लगता है, इसलिए सवाल बहुत अच्छा है। 5120 ने दिया, सब 5120 करके आएंगे, क्योंकि यह कह रहा है कि 4800 वाट विकसित करता है कहां पर? इंडक्शन मोटर पर। इंडक्शन मोटर पर विकसित करने का मतलब है रोटर को दी गई शक्ति नहीं है, ये यांत्रिक शक्ति हुई विकसित करना। विकसित कौन सी पावर होगी? मोटर में विकसित पावर कौन सी है? यांत्रिक। दी गई शक्ति कौन सी है? विद्युत। यही है भाई। ये हो गया पूरा। अब देखो कि कल है मंगलवार, कल अल्टरनेटर का सिंक्रोनस नहीं, सिंगल फेज मोटर का, अल्टरनेटर का, दोनों का टेस्ट होगा। दोनों में सवाल आएंगे 60। टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट का टाइम होगा सुबह 7 बजे का। सुबह 7 बजे आके टेस्ट दे देना, ठीक है? ओके। और टेस्ट मिस करना मत, ध्यान से टेस्ट दे देना। गुरुवार को अपनी क्लास होगी वापस। मंगलवार और बुधवार को क्लास है नहीं, कल तो मंगलवार है, कल टेस्ट है, परसों आपकी छुट्टी है, और गुरुवार को वापस अगली क्लास है। ठीक है भाई? कोई पूछ लो। नहीं है?